अगर बस्तर में माओवादियों की सरकार बन जाती है तो सबसे पहले वो बेला भाटिया या अरुंधति रॉय जैसे लोगों को ही अंदर करेंगे। क्योंकि वजह क्या है कि डाइसेंट सुनना किसी को पसंद नहीं है। सब लोगों को अपनी तारीफ, मुझे भी अपनी तारीफ। दौर में तिरुपन सिंह चौहान के बारे में मैं एक बात कहूंगा। जब मैं पिछले महीने में वहां गया और शंकर गोपालकृष्णन यहाँ पर बैठे हुए उनके साथी रिपोर्टिंग की हिमालय को लेके, न केवल उत्तराखंड में बल्कि दूसरी जगहों में भी। लेकिन अभी जो हिमालय की स्थिति है उसको देखते हुए आपके पर्सनल स्टोरीज अगर कुछ आप बता सके संक्षेप में, जिससे पता चले कि एक आंख से देखा हुआ अनुभव क्या होता है। देखो, तो हिमालय का जो दर्द है वो इन खाली कुर्सियों की तरह ही बहुत तन्हा है। अभी जब मैं दिल्ली से देहरादून आ रहा था तो रुड़की में प्रवेश द्वार है देवभूमि का। ये मतलब सच्चाई को मैं आपको बयान करना चाहूँ। वहाँ पर जो मेरा जो स्वागत देवभूमि में आने का जो मेरा जो स्वागत है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी और राजीव गांधी करते हैं। जब मैं देहरादून के अंदर एंटर करता हूँ, पहाड़ों से गुजर के जब देहरादून में आता हूँ, तो वहाँ पर पहाड़ छोटे होते जाते हैं, नेताओं के कद बड़े होते जाते हैं। तो मतलब जो उत्तराखंड की, जो हिमालय की जो सबसे बड़ी जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो है पॉलिटिक्स, नेता। मैं इसका खुद भी गवा रहा हूँ और मैं इसका पीड़ित भी रहा हूँ। आप सोचिएगा, हृदय ने अभी तो उत्तराखंड की रिपोर्टिंग की है, किसी के चुनावी मुद्दे में हिमालय नहीं है। किसी के मुद्दे में ये नहीं है कि 2013 की जो त्रासदी केदारनाथ की हुई थी, उनके गुनाहगारों को कोई सजा देने के लिए कोई एजेंडा नहीं है। हिमालय में, उत्तराखंड में जो चुनाव लड़े जा रहे हैं वो हिमालय के नाम पर नहीं लड़े जा रहे हैं, वो पहाड़ के नाम पर नहीं लड़े जा रहे हैं, वो लड़े जा रहे थे मोदी और गांधी के नाम पर। ये हिमालय की सबसे बड़ी जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है। मैं आपको एक उदाहरण के साथ, उसका उदाहरण मैं खुद भी हूँ, खुद पीड़ित। मैं 2004 में देहरादून दैनिक जागरण में मैं रिपोर्टिंग करता था। सबसे पहले केदारनाथ त्रासदी की रिपोर्ट मैंने 2004 2 अगस्त, अगर आपको फ्रंट पेज के लिए दैनिक जागरण की स्टोरी है, फ्रंट पेज की स्टोरी थी। उस खबर को छपने के बाद एज ए पत्रकार के तौर पर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। दूसरे ही दिन मेरे साथियों ने मेरे साथ बात करना छोड़ दिया, मेरे एडिटर ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। और जिस संस्थान के खिलाफ मैंने कोई किसी के व्यक्ति के खिलाफ खबर नहीं थी, वो एक वाडिया इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट थी। उस वाडिया इंस्टीट्यूट ने मुझे मेरे इंस्टीट्यूट में आने पर पाबंदी लगा दी। किसी ने साथ नहीं दिया। जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी, वो वाडिया इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर, अब तो वो ग्लेशियरोलॉजी के हेड हैं डोभाल जी, वो ग्लेशियर के बहुत बड़े जानकार हैं, उनकी एक रिपोर्ट थी। उन्होंने भी उस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। 2004 की जो त्रासदी थी, वो जो खबर लिखी थी, उसने रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। और ताज्जुब होगा कि 2013 में वैसा ही हुआ जैसे उस रिपोर्ट में बताया गया था। आज डोभाल भी आज वाडिया में ही है। आज वो उस रिपोर्ट को लेकर पूरे देश भर में उस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। लेकिन 2004 में अगर कुछ काम किया होता है तो 2013 जैसी त्रासदी नहीं होती। आप सोचेगा, एक पत्रकार के तौर पर जब मैं कोई खबर लिखता हूँ, या हम सब कब कोई खबर लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि वो सच हो, उसका इम्पैक्ट आए। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी खबर का इम्पैक्ट इस तरह का, मैंने कभी नहीं सोचा था। जब खबर लिखने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था इस खबर में जो कुछ लिखा है वो सच होना चाहिए। लेकिन 2013 में वो सच हुआ। और मैं 2013 में भी मैं उस रिपोर्टिंग करने के लिए केदारनाथ गया था। जोशी जी भी साथ में, तो हम छठे दिन हम पहुंच गए थे वहाँ पैदल। रुद्रप्रयाग से हम लोग सोच नहीं सकते, जिस रास्ते से हम लोग, काली मठ के जिस रास्ते से हम लोग केदारनाथ पहुंचे थे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और एक पत्रकार के तौर पर मैंने हजारों लाशें देखी हैं, तो रोड एक्सीडेंट की लाशें देखी हैं। मतलब कितनी लाशें मैंने जीवन में देखी, लेकिन मैंने इतनी सारी लाशें जीवन में पहली बार देखी थी केदारनाथ में। So actually सुशील को I would like to bring in सुशील also, but जो मोटी बात ये कहना चाहते हैं, जिन पत्रकारों ने केदारनाथ त्रासदी को देखी है वो इसलिए इतना उत्तेजित और इतना ज्यादा स्ट्रांगली इसके बारे में फील करते हैं कि उन्होंने उस मंजर को देखा है। When I was going with my friend सिद्धार्थ पांडे, और हम चौपर से ऊपर उड़ रहे थे, पहली राइड हमें मिली थी आखिरी लेग में जाके, क्योंकि उसके बाद पैदल जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो we saw people fighting over dead bodies to get the food packets being thrown from air. ऊपर से जो पैकेट्स गिरा रहे थे लाशों के ऊपर, लोग उन्हें लेने के लिए झपटते थे। उसकी वजह यह है कि
जितना हिमालय की बर्बादी हुई है उसके खिलाफ एक नैरेटिव डेवलप किया जाता है कि जो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं वो डेवलपमेंट के बिल्कुल दुश्मन हैं, उनको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो हम कहते हैं कि भैया वो डेवलपमेंट जो हुआ है हमें उसकी बैलेंस शीट चाहिए, उसके बेनिफिशियरी कौन है हमें बताइए। क्योंकि अगर डेवलपमेंट वास्तव में हो रहा है तो फिर तो हिमालय में हम लोग भी हिमालय के पलायनकर्ता लोगों में हैं और हम लोग भी नीचे जाके नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इतने परेशान होते हैं कि कहते हैं दिल्ली में बैठने वाले, जयपुर में बैठने वाले, जिन लोगों ने पहाड़ में कभी आए नहीं वो बात करते हैं। तो हमारा काउंटर नैरेटिव है कि हम बात अगर करते हैं आपको दिक्कत है तो आप बात करना शुरू कर दो, तो हमें बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही बस्तर के जंगलों में और झारखंड में भी होता है कि वहां पर जो लोकल वॉइस है उसको मैनेज किया जाता है, उसको मजल किया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता। फिर एक बड़ा नैरेटिव जो सेट किया जाता है कि बाहर से आके लोग बात कर रहे हैं। आज जगदलपुर में रहने वाले ज्यादातर लोग बाहर के ही हैं। बस्तर का इतिहास 200 साल पुराना है और वो बाहर के लोग वहां सेटल होके वहां के लोगों के साथ हॉबनॉबिंग करके वहां के आदिवासियों को दबा के उनके खिलाफ कोई आवाज उठती है तो उसके लिए एक नैरेटिव सेट करते हैं कि बाहर वाले बोल रहे हैं। सुशील, आपने जो लद्दाख में डॉक्यूमेंट्रीज की थी, आपका साथी होने का बायस जरूर मेरा रहेगा, मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसमें जो एक ऑल्टरनेटिव डेवलप करने की बात थी वो क्या था, पहले तो लोगों को समझाएं। क्योंकि हम यहाँ पर लोग सिर्फ हमारी बौद्धिक प्रलाप नहीं सुनना चाहते, वो ये सुनना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या है, आखिर जो वहां पर क्या लोग वास्तव में ग्लेशियर्स में पानी की कमी है उससे निपट पाए हैं, कैसे उन लोगों ने मैनेज किया। मैं हृदेश के सवाल का जवाब थोड़ी देर में दूंगा। मैं पंत जी ने जो बात कही तो वहां से शुरुआत करूंगा। हमारे पास बहुत शानदार वैज्ञानिक हैं जो बहुत अच्छी बातें अपनी रिपोर्ट्स में कहते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट्स कहीं सरकारी दफ्तरों में दबके रह जाती हैं। डॉक्टर डीपी डोभाल दुनिया के जाने माने ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं और सबसे बड़ा अवार्ड जो ग्लेशियोलॉजी का है उनको मिला है और वो अपना साल का लगभग 1/3 समय ग्लेशियर से बिताते हैं। ऐसा क्यों होता है कि इतना बड़ा साइंटिस्ट खुद अपनी रिपोर्ट से मुंह मोड़ लेता है? उसके पीछे एक वजह है नौकरी। शायद नौकरी हम सब लोगों की जीवन चलाती है तो कहीं हम सबके डर की एक बड़ी वजह भी है। यही एक चीज है जिसने हमारे बहुत सारे वैज्ञानिकों को जो बहुत बढ़िया शोध कर रहे हैं उनकी बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट्स को फाइलों में दबे रहने को मजबूर कर दिया। क्योंकि उनके ऊपर के जो अधिकारी हैं जो ये इन प्रकार सरकारों से जुड़े होते हैं और तमाम उद्योगपतियों से जुड़े हुए होते हैं, वो नहीं चाहते कि सही रिपोर्ट्स ऊपर आए और तमाम उद्योगों के पहाड़ों में घुसने के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाए, पहाड़ के संसाधनों को छीनने के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाए। डॉक्टर डीपी डोभाल वाला मामला मैं मानता हूं कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी बहुत शानदार है और अब भी वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले नहीं है। अपने पूरे आप ये देखिए कि गंगा और उसकी सहायक नदियां जितनी भी हैं उन पर जो जितने बांध बन रहे हैं, बैक टू बैक बम्पर टू बम्पर डैम्स बनाने की तैयारी है, उनको लेकर के सवाल उठ रहा है लगातार। और अभी परसों हमने फिर एक भूकंप देखा तो सब लोग हिल गए कि ये क्या हो रहा है। हम एक ऐसे इलाके पे बैठे हैं जो नीचे लगातार बड़ा बेचैन है और कभी भी हम सब लोगों के सामने जो है एक बड़ी तबाही ला सकता है। उसके ऊपर हम ये सब क्यों बना रहे हैं? तमाम वैज्ञानिक इस बात को अपनी अपनी रिपोर्ट्स में खारिज कर चुके हैं कि मत बनाइए इतने बड़े डैम्स, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाइए, छोटे प्रोजेक्ट बनाइए, अल्टरनेटिव सोर्सेज जो एनर्जी के उनको डेवलप कीजिए। लेकिन वो नहीं सुने जाते हैं। सरकारें जो वाजिब जो असली जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको दबा देती हैं और उन वैज्ञानिकों को, उन विशेषज्ञों को अल्पमत में ला देती है, एक नई रिपोर्ट बना करके, एक नई कमेटी गठित करके, और उन सब की आवाज इस तरह दबा दी जाती है। तो उसका नतीजा हम जैसे लोगों को भुगतना पड़ता है जो एक तरीके से पहाड़ से, हिमालय से प्रेम भी रखते हैं और अपने अंदर के पहाड़ को नहीं निकाल पाए, भले ही पहाड़ से बाहर निकल गए। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये जो एक बड़ी वजह है कि सरकारें असलियत से मुंह मोड़ती हैं उद्योगपतियों के दबाव में, ठेकेदारों के दबाव में। हमारे छोटे नेता जो 2 दिन पहले तक सड़कों पर नजर आ रहे थे और जो अभी कल खूब अपनी सुस्ताती हुई तस्वीरें अखबारों में खिंचवा रहे थे, वो हर छोटी बात के लिए, अगर यहाँ मैं धर्म के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन अगर यहाँ किसी संत का कोई वो चल रहा होता तो बाहर जनता भी खड़ी होती और 2-4 बड़े नेता भी खड़े होते और तमाम अफसर भी होते। लेकिन क्योंकि यहाँ काम की बात चल रही है तो इसलिए कोई यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि उनको इन बातों से फुर्सत समझने की फुर्सत नहीं है, इन बातों को सुनने का उनके पास टाइम नहीं है। उनको वही बातें करनी है जो उन्होंने तय की हुई हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ समझदारी की बातें सुनेंगी तो कहीं और उनका पैसा बनाने का रास्ता खत्म हो जाएगा। वो उस पर मैं थोड़ा आगे जाऊंगा। लद्दाख वाली बात हृदेश ने बोली, हिमालय के उस पार का वो इलाका है, वहां भी वही सब आतताई सरकारें वैसा ही कुछ करती हैं जैसे यहाँ होता है। उसके बावजूद कुछ धुन के पक्के लोग जो है वहां भी कुछ वैकल्पिक रास्ता निकालने में लगे हुए। तो ऐसे ही मैं गया था 2 लोगों से मिलने के लिए। उनमें एक चिवांग नॉर्फेल है, उन्हें ग्लेशियर मैन कहा जाता है, और एक सोनम वांगचुक है,
हमारी उम्र के एक मतलब नौजवान है 50 साल, लेकिन जो शानदार काम उन लोगों ने करके दिखाया कि किस तरह से, हालांकि उनके वाले मामले में कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वहाँ स्थितियां हमेशा से लाखों साल से ऐसी रही हैं कि सर्दियों में जो है वो बर्फ पड़ती है और गर्मियों में जब उनको फसल लगानी होती है तब उनके पास पानी नहीं होता, क्योंकि बर्फ नहीं पिघलती और जिस समय पानी आता है तब उनकी फसल लग नहीं सकती। तो उसके लिए उन्होंने बहुत शानदार आर्टिफिशियल ग्लेशियर करके एक प्रयोग किया, जिसको चेवांग नॉर्फिल ने पहले एक स्तर पर बनाया और उसको इम्प्रोवाइज किया सोनम वांगचुक ने। क्या किया उन्होंने इस प्रयोग में, क्या किया है? दरअसल होता यह है कि मार्च और अप्रैल में जब फसल की बुआई का टाइम होता है तब लद्दाख के ग्लेशियर्स पिघलते नहीं, उनका पानी नीचे नहीं आता, बहुत कम पानी नीचे आता, और जब मई जून में जब पानी आता है तब उनकी फसल की बुआई का टाइम खत्म हो जाता है। तो उनको मार्च अप्रैल के बजाय मार्च और अप्रैल में पानी चाहिए जब बुआई है, और मई जून में उनके पानी की जरूरत है अपने आप पूरी हो जाती है। तो उन्होंने ये किया कि ऊंचाई के बजाय नीचे थोड़ा लो लेवल पर एल्टीट्यूड पर गांव के आसपास खेतों के ऊपर ग्लेशियर्स बनाए। सर्दियों में उन्होंने जो चेवांग नॉर्फिल का प्रयोग था कि उन्होंने बड़े बड़े खेतों में एक तरीके से हौज टाइप बनाई, जिसमें सर्दियों का पानी रिस रिस के आता था, जमा होता था और वो जम जाता था जनवरी से लेकर के दिसंबर से लेकर के और मार्च तक के समय में। और जब पिघलता था तो सबसे पहले वही पानी पिघलता था मार्च में, तो उनके खेतों पे, उनके क्यारियों के लिए पानी आ जाता था। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा जो प्रयोग है वो करके दिखाया, जो कहते हैं कि उनके पुरखे भी किया करते थे। सोनम वांगचुक ने उसको बहुत बढ़िया इम्प्रोवाइज किया। उन्होंने कहा कि ये पानी हमारे को और नीचे चाहिए, क्योंकि चेवांग नॉर्फिल का जो ग्लेशियर था वो तब भी 10,000 फीट, 12,000 फीट, 13,000 फीट पर था। चेवांग नॉर्फिल ने कहा कि सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर हम सिंधु नदी के किनारे एक ग्लेशियर बना दें तो हमारे लिए सबसे ज्यादा काम का होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जमीन हमारे पास वहीं पर है। उन्होंने क्या किया, बहुत ही साधारण सा एक प्रयोग विज्ञान का, कि पानी जो है वो अपने लेवल को के बराबर आता है। तो सर्दियों में पानी की बहुत, अगर मैं इसको हल्के से समझाऊं, कि पानी का एक पाइप कहीं ऊपर फिट किया और उस पानी के पाइप को नीचे ला करके सिंधु नदी के बिल्कुल किनारे या उस लेवल पर, और उसको सीधे खड़ा कर दिया, और जो पानी ऊपर से आ रहा है वो किसी फव्वारे की तरह ऊपर को निकला, और धीरे धीरे सर्दियों में जब दिसंबर, जनवरी, फरवरी का मौसम होता है, इतनी ठंड होती है कि वो पानी जैसे ही फव्वारे से निकलता है वो पिघल जाता है, वो जम जाता है, और धीरे धीरे जमता जमता वो एक कोन की शक्ल ले लेता है। वो कोन धीरे धीरे बड़ा होता है। उसको उन्होंने इम्प्रोवाइज किया। शुरू में उन्होंने लगभग 15-20 फीट का कोन बनाया, अब उन्होंने 5 मंजिला इमारत के बराबर कोन बना दिया, और अब धीरे धीरे सिंधु नदी के किनारे उनकी योजना है कि इस तरह के सैकड़ों कोन्स जो हैं वो बनाए, जो बर्फ के एक तरह से रिजर्वायर हैं, और वो सर्दियों में ठीक, गर्मियों में ठीक उस समय जब मार्च और अप्रैल में नदी के किनारे या ऐसी जगह जहां उनके खेत हैं, जहां पानी चाहिए, वहां पर पानी के लिए पिघल जाए। तो वो विज्ञान का बहुत ही साधारण सा है कि पानी आएगा तो वो वहीं जाने की कोशिश करेगा जहां उसका लेवल है। तो वो फव्वारा जो है उतनी ही ऊपर तक जा सकता है। तो वो अगर मान लीजिए उसको 100 फीट ऊंचाई तक उस फव्वारे को बनाते हैं तो पानी फव्वारे की शक्ल में निकलेगा, वो जो आया, और धीरे धीरे जमता जाएगा और एक कोन की शक्ल बनाएगा ऐसे। और जब वो, अच्छा, उसके पीछे एक और दूसरा कि कोन का सरफेस एरिया काफी कम होता है सूरज के लिए पिघलाने को। अगर उसके बजाय कोई जैसे कोई गिवन आपको जो जितना भी मास है, जो सिंपल साइंस है, जैसे आपके छत का ये सबसे कम सरफेस एरिया, सबसे कम सरफेस स्फेयर का होता है, राइट। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो कोन का सरफेस एरिया किसी भी गिवन दूसरी मतलब उसके मुकाबले कम होगा। किसी दूसरे, अगर आप क्यूबॉइड को देखेंगे या किसी और क्यूब को या किसी रेक्टेंगल को उस तरह से देखेंगे, तो उस जो वो बहुत साधारण सा प्रयोग था सोनम वांगचुक का, वो बड़ा ही कामयाब हुआ, और उसके बाद उन्होंने उसको बड़े पैमाने पर किया। और उसके बाद ये हुआ कि वहां पर एक बौद्ध गुरु हैं, उन्होंने अपना पूरा जो इलाका है वो उनको दे दिया कि अपने इस प्रयोग को आप यहाँ पर करें। और अब वो प्रयोग यही नहीं, स्विट्जरलैंड और स्वीडन, दूसरे तमाम देशों में उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश हो रही है, ताकि पानी को हम उस समय हासिल कर सकें जब हमें चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। तो ये जो प्रयोग सुशील का मैं इसलिए सुनवाना चाहता था आपको, कि जो सरकारें ये धमकी देती है ना कि हम पैसा देंगे,
और जब से 2008 का जो ग्रेट रिसेशन आया है उसके बाद सरकारों ने सोचा है कि वो मीडिया को भी कंट्रोल कर लेंगी, चाहे किसी की भी सरकार हो, और वो मार्केट को भी कंट्रोल कर लेंगी। तो मार्केट कभी कंट्रोल होता नहीं। जोसेफ स्टिग्लिट्ज की एक छोटी सी किताब है द प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी, अगर आप वो पढ़ेंगे तो मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं, वो मार्केट अपने आप बिहेव नहीं करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि मार्केट ऐसे बिहेव करे, लेकिन लोग की जो जिजीविषा है वो बहुत बड़ी है, वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है। उनको किसी वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं होती है, किसी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं होती है। मैं त्रिपन जी से सुनना चाहूंगा। त्रिपन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जो घसियारी महोत्सव शुरू किया हिमालय की इकोलॉजी को सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए, वो सोच कहां से आई और कैसे आप गरीब महिलाओं को लाख रुपए का अवार्ड देते हैं? ये पैसा कैसे इकट्ठा आप करते हैं? नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.डी. शर्मा का एक कोट है, उसको मैं रखते हुए कहूँगा। वो जब बस्तर में डीएम थे तो उन्होंने एक आदिवासी को पूछा, ये पहाड़ किसका है? उसने कहा, साहब ये पहाड़ तो हमारे हाड़ का बना हुआ पहाड़ है। तो उसने कहा कैसे हुआ? उन्होंने कहा, देखो मेरे पहले तो पहाड़ नहीं था, मेरे पिताजी मरे, उन्होंने पहाड़ के ऊपर दबा तो मिट्टी पड़ी, फिर उसके आगे के मरे, उनके दफनाया गया, मिट्टी पड़ी, और ऐसे बढ़ कर जो है पूरा पहाड़ बना है। तो पहाड़ से हमारे रिश्ते ही हमारे हाड़ों का पहाड़ है, इसलिए उसको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। ना राजनेताओं के भरोसे छोड़ सकते, ना किसी बहुत बड़े एक्सपर्ट के भरोसे छोड़ सकते हैं। जो घसियारी मूवमेंट है, मेरे साथ मेरे मित्र बैठे यहाँ पर शंकर गोपाल कृष्ण, हम लोग लगातार सोचते रहे हैं, और हमारा स्लोगन है नया भारत, श्रम का सम्मान, नया भारत, नया उत्तराखंड। घास काटना भारतीय समाज में सबसे निकृष्टतम कार्य कहा जाता है। आप और आम कहावत में कि मैंने घास नहीं छिला, लेकिन हम जो मानते रहे हमेशा, जब हम बात करते रहे, ये जो पहाड़ की घसियारियां हैं उनके दम पर चिपको आंदोलन हुआ है, उन्हीं की मेहनत से नशा नहीं रोजगार आंदोलन हुआ है, वन आंदोलन हुआ है, और अगर इस राज्य बनाने में किसी ने सबसे बड़ी सेक्रीफाई किया है तो उन महिलाओं ने किया है, और आज वही महिला अपेक्षित है। और दूसरी बात, जब घास काटना सम्मान का काम नहीं है तो कोई उस काम को क्यों करेगा जिसमें इज्जत नहीं है? और जबकि वो सही मायने में बेस्ट इकोलॉजिस्ट है, हमारे अवार्ड का नाम ही बेस्ट इकोलॉजिस्ट अवार्ड है। तो उसमें हमने कहा कि देखिए, और बेस्ट इकोलॉजिस्ट वो क्यों है वो महिला? पहली बात है कि जो घास काट के पशु पालती है, जो पशु पालेगी वो जंगल को पालेगी, जंगल से उसके रिश्ते हैं। जब जंगल पलेगा तो आपकी गंगा यमुना जो है उसी से, वहीं से निकलती है, उन्हीं की पसीना से निकलती है, जिसे आप बड़े गर्व से गंगा जमुना तहजीब कहते हैं। और हम कहते हैं जंगल से दो धारा निकलती है, एक तो पानी की धारा निकलती है जो हिमालय से लेकर और गंगा सागर तक जाती है, और एक उनके पशुओं के थनों से दूध की धारा निकलती है। इसलिए उनको जंगल पालना बहुत जरूरी है। तीसरी बात है कि जंगल रहेगा तो वाइल्ड लाइफ रहेगी, और अगर जंगल नहीं है तो वाइल्ड लाइफ भी नहीं है। तो उससे ज्यादा बेस्ट इकोलॉजिस्ट कौन हो सकता है? अच्छा, वो जानती है कि घास के पौधों कैसे काटना है, और एक पौधा काटने का मतलब होता है कि उसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, इसलिए घास तो काटते लेकिन पौधा नहीं काटते। तो हमने उस श्रम के सम्मान के लिए, और दूसरी बात यह है, इस राज्य में माननीय विजय बोगला और माननीय नित्यानंद स्वामी जी की मां ने, इन दोनों मुख्यमंत्री ने घास नहीं काटा है, बाकी जितने मुख्यमंत्रियों सबकी मां ने घास काटा है, सबने घास काटा है। तो आखिर में ये घास का पूरा जो घसियारियां हैं, जिसके दम पर ये पहाड़ है, उतनी उपेक्षित क्यों है और इतनी अपमानित क्यों है? मुझे सबसे बड़ी बेस्ट इकोलॉजी, सबसे बढ़िया पर्यावरणविद है। तो ये तय हुआ कि नहीं, इस काम के लिए सम्मान दिया जाना चाहिए, इस काम को हम प्रमोट इज्जत देंगे। तो हम लोग बैठे, चेतना आंदोलन के साथी बैठे, और ये तय हुआ कि हम इनको प्राइज देंगे। घास काटने कंपटीशन था, उसमें काफी सारी शर्तें हैं, और फिर घास काटने कंपटीशन शुरू हुआ, और फर्स्ट प्राइज हमने 1 लाख रुपए रखा। उससे कम पे बात हो रही थी, सबने कहा कि 1 लाख बहुत ज्यादा होता है, इसे कम रखा जाए। हमने कहा घसियारी, इसका मतलब है कि इनको कम दिया जाए नाम पर। और 1 लाख के साथ 160 ग्राम चांदी का मुकुट फर्स्ट प्राइज है। सेकंड प्राइज 130 ग्राम चांदी का मुकुट है और 51,000 रुपए। थर्ड प्राइज 110 ग्राम चांदी का मुकुट है और 21,000 रुपए। और पहली बात यह है कि उसमें वही महिलाएं जाती है जो पशु पालती है। और इसको लेकर काफी बातचीत हुई, और ये तय हुआ है कि हम लोग कोशिश करते हैं जितने गांवों से पैसा इकट्ठा हो सकता है गांवों से इकट्ठा करेंगे, जितने इंडिविजुअली हम लोग बाहर से इकट्ठा कर सकते हैं करेंगे। बाहर से पैसा इकट्ठा करने के लिए शंकर गोपाल कृष्ण ने मित्रों की सूची बनाई, और हम मित्रों का एक मेल भेजते हैं। और गांव के लेवल पर हम लोग एक तो
50 रुपए 100 रुपए फॉर्म फीस है दशहरे की। और आप देखेंगे उसमें 2 मिनट का घास कंपटीशन होता है। 2 मिनट घास के कंपटीशन में फिर उनके इंटरव्यू होते हैं, और वो इंटरव्यू कोई जो है बहुत बड़े इंटरव्यू नहीं है, उनके पशुओं के बारे में, घास के बारे में, उनके घरों में जो बर्तन उपयोग होते रहे हैं इसके लकड़ी के, उसके बारे में, और आज जिस तरीके से जंगल में उनके रिश्ते हैं और जंगल से होने वाली तकलीफें, चाहे समाज के द्वारा सरकार के द्वारा हो, इन तमाम सवाल मुझे पूछे जाते हैं। और सवाल पूछने के बाद फिर उनको जो जिस तरीके से उनको नंबर आते हैं उसको प्राइज डिक्लेयर करते हैं। और आज हालात ये है कि पूरा माहौल पहाड़ में जो घास काटने का माहौल बदला हुआ है, और जो नौजवान लड़कियां जब शादी होती थी पहले 2-3 शर्तें होती पहाड़ में, क्योंकि बहुत बात होती कि गांव खाली हो गए, 800 गांव खाली हो गए, 1700 गांव जो है 2-3 साल में खाली होने वाले हैं, 3400 गांव बिल्कुल अभी 10 साल के भीतर खाली होने वाले हैं। वो बातें तो बहुत होती, लगातार पढ़ते रहे, लेकिन गाँव के लिए आप कर क्या रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत लिखे पढ़े लोग, हम लोग सब शहर में आ गए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन गाँव आपने उन्हीं के हाल में छोड़ दिए हैं। और पहाड़ के बाद, जैसे सुशील भाई कह रहे थे या पंत जी कह रहे थे, पहाड़ देखेंगे 2000 के बाद लगातार हत्यारा हो गया है, 2002 के बाद लगातार हत्याएं कर रहा है, और 2010 के बाद तो बड़े स्तर पर हत्याएं हो रही है। जब हम फरंडा आंदोलन के खिलाफ लड़ रहे थे, हम जेल में थे, हम लगातार कह रहे थे कि आप बांध बनाओ, बिजली हमें भी चाहिए, लेकिन बड़े बांध बनाने क्या मतलब है। तो ये कई चीजें वहां पे लगातार ट्रीटमेंट करता रहा है, और उसके चलते आज दशहरी मूवमेंट आज एक सम्मान, घास काटने एक सम्मान का मामला डॉग पहाड़ में बनता जा रहा है। मैं इस पे आऊंगा। लक्ष्मी जी से पूछने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सरकारें कहती हैं ना कि जो पी चिदम्बरम जो पिछली सरकार में गृह मंत्री थे और जिन्होंने सबसे बड़ा वॉर अनलीश किया बस्तर में, उन्होंने कहा था कि हम इन आदिवासियों को, क्योंकि वो मानते हैं कि ये तो बिल्कुल जाहिर लोग हैं, इनको कुछ समझ नहीं है इकोलॉजी की, वो इकोलॉजी को आपसे बेहतर समझता है। उन्होंने कहा था ये आदिवासियों को हम किसी म्यूजियम में नहीं छोड़ सकते, मतलब यू कैन लीव, you don't want to leave them in a museum, but you want to bring them in the most filthy surrounding in urban area because they cannot sustain in that area। ये जो बात है। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी साहब, वो कहते हैं कि हम 175 गीगावाट जो है बिजली जो है हम सोलर पैदा करेंगे। बहुत खुशी हुई हमें, हमारा सीना चौड़ा हो गया। पेरिस जो एग्रीमेंट के वक्त उन्होंने कहा था, उनके जो INDCs कहते हैं, उनके कमिटमेंट हैं कि 175 गीगावाट जो है हम 2022 तक सोलर, विंड और वो नॉन फॉसिल फ्यूल से पैदा करेंगे। लेकिन उन्हीं के कोल सेक्रेटरी कहते हैं कि हम जो 60 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन है उसको बढ़ा के 100 मिलियन टन कोल, यानी वो 600 करोड़ से 1000 करोड़ टन करना चाहते हैं, लगभग 40-50% कोल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। तो मतलब या तो सरकारें समझ लें कि हम सब बेवकूफ हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, या वही समझ लें कि वो जो करना चाहती हैं फिर वही करने का उन्होंने तय कर लिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लक्ष्मी जी कि आपने एक एडिटर के तौर पर भी आपके पास, मैं जब न्यूज रूम में जाता हूँ सुशील जैसे लोगों को छोड़ के, या और हमारे चैनल में तो फिर भी हम अपने को लकी मानते हैं, रिपोर्टर्स ये कहते हैं कि अगर वो इन्वायरमेंट की स्टोरी कोई लेके आता है तो ऐसा लगता है कि कोई विकास का दुश्मन आ गया है, फिर ये स्टोरी ले आया रोने वाली, है ना। तो आपके न्यूज रूम में आप कैसे हैंडल करते हैं इस प्रॉब्लम को, क्योंकि पूरा व्हाइट वॉश हो गया, कहीं पर इन्वायरमेंट नाम की जैसी बीट कोई बहुत एक्टिव रही नहीं है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है वो कोल मिनिस्टर की तरह काम कर रहा है, तो आप क्या जगह मिल पाती है उन चीजों को न्यूज़पेपर्स में, कैसे आप हैंडल करते हैं इसको? आपका जो सवाल है वो एक जवाब भी है। ऐसे एक पत्रकार के तौर पर, जब मेरे कोई एडिटर, जब मैं रिपोर्टर था तो मेरे एडिटर जब मैं कोई खबर लेके जाता था, मैं आपको, जब मैं इस केदारनाथ वाली खबर की मैं डिस्कस कर रहा था कि ये मैंने खबर 5 जुलाई को लिखी थी और ये 2 अगस्त को छपी थी। 2 जुलाई की खबर 2 अगस्त को छपी थी। और एज ए एडिटर, क्योंकि मैं उस दर्द को समझता हूँ, उस पर्यावरण की उस बेचैनी को समझता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि पहाड़ों जो, मतलब जो जंगल, जल, पहाड़ों को बचाने की जो आवाज़ है वो मैदानों से उठनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको है। मैं, अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो आपको अवतार सिंह पास को जरूर पढ़ना चाहिए। उनकी कविता है, वो जब अपने खेतों में पानी दे रहे थे तो पंजाब में उनके आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। वो कविता इसलिए जरूरी है, वो जीवन से जरूरी है, क्योंकि पहाड़ या हिमालय कोई किसी पहाड़ का नाम नहीं है, वो एक जीवन शैली है, वो एक सामाजिक इकाई है।
उनकी कविता है कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है मगर सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। एक नदी की मौत, एक पहाड़ की मौत, एक पेड़ की मौत, एक सपने की मौत होती है। अब मैं, अगर आप, जैसे प्रेम होता है ना, प्रेम दो लोगों के बीच में होता है, ऐसी ही पहाड़ को, मतलब प्रेम में अकेला नहीं कर सकते प्रेम, अकेला, इसी तरह से पहाड़ भी को अकेला जीना पसंद नहीं है, वो प्रेम की तरह दो लोगों में जीता है, लेकिन जब मरता है तो दो मरते हैं। आप सोचिएगा कि हमने प्रकृति से उसके पहाड़ छीन लिए, नदियों को सुरंगों में डाल दिया है। भाई हमारे इस पहाड़ को या हिमालय को या जंगल या जमीन को देखने की हमारी सोच क्या है? हम जिस सांस्कृतिक एडिटर, लेकिन आप बताइए दिल पे हाथ रखिए कि आप खबर ले पाते हैं इतनी आसानी से? आपके पास यहाँ रिपोर्टर लेके आते हैं, वो भी अनबने रहते हैं। मैं इस बात को यहाँ पर बताना चाहता हूँ लोगों को, मीडिया में किस तरह से खबरें मर रही है। इसलिए देखें, इसमें दो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये एडिटर टू एडिटर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल जो, अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी हमने, अगर हम ये कह रहे हैं कि अभी आज ही खबर मैंने पढ़ी थी कि उत्तराखंड की जितनी भी जल योजनाएं हैं उनकी सीबीआई जांच होगी, ये खबर है, कोई संपादक इसको रोक नहीं सकता। लेकिन क्या खबर छपने से पहले उन योजनाओं को किसी जर्नलिस्ट ने उसकी पड़ताल की थी, उसको इन्वेस्टिगेट किया था? ये एडिटर टू एडिटर डिपेंड करता है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी दिक्कत, आज पर्यावरण बहुत बड़ा इशू है, कोई ये मतलब कोई जयपुर या देहरादून का इशू नहीं है, ये दिल्ली का इशू नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे जो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, जब मैं ये सोचता हूँ, जब मैं ये देखता हूँ, आप सोचेगा कि हमको पहाड़, नदियों और तालाबों के साथ पसंद नहीं है। आप सोचिए जोशी जी, हमको पहाड़ पसंद है, नदियाँ पसंद हैं, लेकिन वो जंगलों में पसंद नहीं है। हमको पेड़ पसंद है, लेकिन वो जंगलों में पसंद नहीं है। हम बॉन्साई बनाकर, हमको अपने ड्राइंग रूम में वो पसंद है, हमारा एक पर्सनल बगीचा है। आप सोचिए, बरगद इतना बड़ा होता है, हम उसकी बोनसाई बना के अपने घरों में सजाते हैं। हमें मतलब हमको जो मछलियां पसंद है हमको, लेकिन वो आप सोचेगा कि जर्नलिस्ट के तौर पर बता रहा हूँ आपको, जब तक आप जब तक इस सामाजिक, इस विज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकते। मैं ये सवाल सुशील से पूछता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको, आप इंडिया के मैप को उठाइए और इंडिया के मैप में रायपुर को पकड़िए, आप उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को पकड़िए, आप भोपाल को पकड़िए, आप पश्चिम बंगाल को पकड़िए, आप छत्तीसगढ़ की राजधानी को पकड़िए, आप झारखंड की राजधानी रांची को पकड़िए। यू विल फाइंड 50% ऑफ द टॉप जो प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके ब्यूरोज वहां पर नहीं है। इन राज्यों से कोई कवरेज नहीं हो रही है और ये मिनरल रिच स्टेट है। उत्तराखंड से भी कोई ऐसी बड़ा नेशनल न्यूज़पेपर डेली से कोई बहुत एग्रेसिव कवरेज हो रही हो, ऐसा हमने नहीं देखा है। और सरकार की बनाई हुई 4-4 कमेटियां हमारे हिमालय की, जिसमें रवि चोपड़ा कमेटी भी है, वो कमेटियों की रिपोर्ट दबाई गई है। तो ये कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं है, ये कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं है कि जब कोई बड़ी घटना कवर करने आप जाओ तो आपको पता चलता है कि छत्तीसगढ़ का एयर टिकट जो है वो 25 से 28 हजार रुपए का है, जबकि आप उससे ज्यादा पैसे में, कम पैसे में चेन्नई जा सकते हैं। तो मुझे एक मॉडल का हिस्सा लगता है जहां पर बहुत ही एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन खबरों को आने से भी रोका गया है। सुशील, एक तो इस पूरे फील्ड के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसमें लोगों को ग्लैमर नहीं दिखता है। क्या इसमें क्या बात है, मतलब कुछ ऐसी चीज जो आम आदमी को खींचे, तो लोगों को लगता है कौन पढ़ेगा इसे। तो एक जो सर्कुलेशन की बात होती है, जो रीडरशिप की बात होती है, ये एक लोगों के दिमाग में, संपादकों के दिमाग में है कि इस तरह की खबरों को बहुत ज्यादा रीडरशिप नहीं मिलती। लेकिन इस तरह की खबरों को अब रीडरशिप ज्यादा मिलने लग गई है, आम आदमी की भी, जब से उसने देखा कि पिछले कुछ सालों में एक्सट्रीम इवेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। पिछले कुछ सालों में अब जो स्थितियां हैं वो उसकी जो अस्तित्व है उसको हिलाने लग गई हैं, उसके अस्तित्व पर सवाल करने लग गई हैं। लगातार पिछले दिनों का भूकंप हमने देखा, रात को भूकंप आया, पूरी दिल्ली में सब लोग अपने घरों से बाहर आ गए। वैसे उन लोगों को कभी पहाड़ याद नहीं आता, लेकिन अचानक से सबको उस दिन केदारनाथ याद आ गया, सबको उस दिन मंदाकिनी नदी का कहर याद आ गया। वो लगभग अगले दिन सुबह दोपहर 10 बजे तक रहा, मतलब सुबह 10 दोपहर 12 बजे तक, जब तक एडिटोरियल मीटिंग नहीं हो गई। उसके बाद फिर सब कुछ यूपी के चुनाव पे समर्पित कर दिया गया।
यानी वो हमारी क्षणिक चिंताएं हैं। जिस समय हमारे आसपास की धरती डोलती है तब हमको ध्यान आता है कि हमारी नदी जो है वो परेशान है, वो कहीं अपना रुख न पलट दे। हमने जो नदियों के किनारे बड़ी बड़ी बसावट की हैं वो न गिर जाएं, कहीं हमने जो है बांध जो बनाए हैं उनमें से कोई एक कमजोर ना पड़ जाए, टूट ना जाए। हमारे साथ समस्या सिर्फ ये है कि हमने इस सबसे बड़ी खबर को सबसे कम जगह अभी तक दी है। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि नए आने वाले दौर में इन खबरों को अब जगह मिलेगी, क्योंकि अगर अब नहीं मिलेगी तो फिर कभी नहीं मिलेगी, और उसके लिए फिर वक्त भी नहीं बचेगा उन खबरों को देने का। तो धीरे धीरे, लेकिन हमारे साथ समस्या यह है कि पत्रकारिता में भी जैसे सभी क्षेत्र हैं उस तरह का मतलब बहुत ही ज्यादा एवरेज टाइप से चीजें आ रही हैं कि आप हर साल हजारों बच्चे जर्नलिज्म के कोर्स करके बाहर निकलते हैं, वो क्या पढ़ के आते हैं, वो बेसिक अपनी किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ के भी नहीं आते। जब वो बाहर निकलते हैं और किसी जगह नौकरी पाने जाते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट के तौर पर वो अपने आप को कहीं भी पेश नहीं कर पाते और कुछ सीखने के लिए भी नहीं आते। अधिकतर लोग या तो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करने आते हैं या एंटरटेनमेंट की रिपोर्टिंग करने आते हैं। कोई भी आदमी नेता के आसपास दिखना चाहता है, मुख्यमंत्री के करीब होना चाहता है, और उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा होती है एक मुख्यमंत्री का ओएसडी बन जाना, उसका प्रेस एडवाइजर बन जाना। और ये हमारी पत्रकारिता की बहुत बड़ी विडंबना है जो कई लोगों के मुंह एन चुनाव के वक्त बंद कर देती है जब सबसे ज्यादा बोलने की जरूरत होती है। लोगों से सवाल पूछने से पहले मैं आखिरी सवाल त्रिपन सिंह चौहान से पूछूंगा, तो उसके बाद ये फ्लोर विल बी ओपन फॉर क्वेश्चंस। त्रिपन जी, जब न्यामगिरी से बॉक्साइट निकालना शुरू किया तो उस वक्त एक राइटर ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी। उसने कहा था कि आदिवासी इन न्यामगिरी की पहाड़ियों पर अपने भगवान को देखता है, लेकिन आज पैसों के लिए भगवान को बेच दिया गया है और आदिवासी सोचता है क्या भगवान कितने रुपए में बिकता अगर वो किसी मंदिर के नीचे होता, राम जन्मभूमि के नीचे होता, या किसी मस्जिद के नीचे होता वहां अजमेर में, या किसी गुरुद्वारे के नीचे हरमंदिर साहिब के नीचे होता, तब क्या इतनी आसानी से निकाल लिया जाता? तो आज जो मध्य भारत में हो रहा है वो आदिवासियों को हम हिंदू कहलवाने के लिए तो तैयार हैं, वो हिंदू फोल्ड में हम उन्हें लाना चाहते हैं, लेकिन जब उनके देवता को खोद के बॉक्साइट निकालना है जो इकोलॉजी का भी हिस्सा है और उनके रिलीजियस बिलीफ का भी हिस्सा है, तब हम चिंता नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। मैं दो तीन चीज़ों को पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसे अभी पहले बांध पर थोड़ा पहले बोलूँगा मैं, और उसके बाद हृदय के सवालों पे मैं आता हूँ। पहाड़ों में विकास की बहुत बातें होती रही है, लेकिन जहाँ तक हम समझ पाते हैं विकास भी बनता है ठेकेदारों के को ध्यान में रखते हुए, और उनके विकास को ध्यान में रखते हुए विकास की योजना बनती है। माना कि आप देखेंगे पहाड़ के कई 5 किलोमीटर पर एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग होगी। वो बिल्डिंग इसलिए नहीं बनाई गई कि उनको समाज की बहुत बड़ी चिंता है कि हॉस्पिटल देना, उनको उनके स्वास्थ्य की चिंता है। इसलिए बनाई गई है कि क्योंकि वो ठेकेदार के लिए जो है उनको ठेकेदार एक पैदा करना था, और एक व्यक्ति का जो पार्टी कार्यकर्ता है उसका कुछ बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन वो बिल्डिंग खाली है, उसमें ना डॉक्टर है ना उसमें दवाएं हैं। दूसरी बात है कि जब केदारनाथ में त्रासदी आई और हमें लगा कि शायद केदारनाथ की त्रासदी यहाँ की अब कुछ चीजें बदलेगी, खास करके जो कहते हैं कि जो पर्यावरण की बात करते हैं, विकास विरोधी बात लोग हैं, इसको लेकर कोई धारणा बदलेगी। और ये हुआ जब हम लोग लड़ रहे थे, हम लगातार बोले थे कि बांध मत बनाओ, और ऐसे बांध जो आप मुनाफे के लिए बना रहे हैं, उसमें जेपी आ रहा, रेड्डी आ रहा, बहुत लोग आ रहे हैं, ये पहाड़ के अनुकूल नहीं है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारा देश का विकास है। और हम लोगों ने एक बांध बनाने की बात कही। मैं थोड़ा ये इसलिए कही कि जब विकास की बात करते हम एक कंपनी बनाई 1956 कंपनी एक्ट 1956 का अमेंडमेंट 2002 का है। हमने कहा एक गरीब आदमी जिसका पैसा जो कंपनी का मालिक हो सकता है, 1 मेगावाट अगर प्रोजेक्ट लगता है 1 महीने में 28 लाख रुपए कमाता है, 9 करोड़ उसमें खर्च होता है, और वो 2.5 से 3 साल के भी जो है पूरा प्रोजेक्ट अपना कीमत वसूल कर लेता है, ब्रेक इवन पे आ जाता, ब्रेक इवन हो जाता। तो उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि एक गरीब आदमी कंपनी का मालिक बन सकता है, ये हमने दिखाया, और उसमें 1 मेगावाट का बांध बन रहा है और उसके लिए भारत सरकार का सैंक्शन आ रहा है, और हम लोगों ने उसके कई सारी कोशिश में प्रक्रिया में चल रही है। दूसरी बात यह है कि जब आस्था की बात आती है तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जहां तक अगर किसी का फायदा नहीं है वो आस्था का बड़ा प्रतीक है। जब आपको लगता है कि गंगा यमुना में बहुत कुछ सोना निकल सकता है तो वो आपकी मुनाफे का मामला है, तब आस्था का मामला रहता नहीं है। तो मैं अभी एक किताब का जरूर जिक्र करना चाहूंगा। मैं छत्तीसगढ़ में घूम रहा था, और छत्तीसगढ़ में घूमने के बाद जब हमने कई कॉल माइन्स वहां देखी, साकता में और कुसुमपाली के एरिया में, और गांव के गांव वहां से बहुत बुरी तरह से खदेड़े जा रहे थे। तो हृदय जोशी की किताब है लाल लकीर, मुझे लगता है यहाँ पे होना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि कैसे प्रशासन और माओवादी
जो वहां पर जो कहते हैं कि हम जो ऐसा समाज बना रहे हैं जहां पर समाजवाद की की बात कर रहे हैं, आवाज को दबाने की प्रक्रिया शुरू होती है, सच्चाई को दबाने की प्रक्रिया शुरू होती है, और उसमें दमन उस व्यक्ति का होता है जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है, और वो दोनों तरीके से उसमें हमले होते हैं। आदिवासी की ओर से भी होती है, सॉरी माओवादी की ओर से होती है, पुलिस के तो खैर नंबर का दुश्मन माना जाता है। तो लगता है कि इस तरीके के विकास में आम आदमी जागा का, उसके सामने क्या विकल्प है? आप उसके संसाधनों को छीन रहे हैं, आप उसकी जमीन को छीन रहे हैं, आप जंगल को छीन रहे हैं, और उसके बाद जो है वो बोलेगा भी नहीं, ये तो चलेगा नहीं, ये तो जनतंत्र का कोई मामला बनता नहीं है। और उस किताब में बहुत बेहतर तरीके से इस चीज को रखा है। तो हम ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड स्तर में भी यही बात है। अगर आप विकास की बात करेंगे, अपने विकास की बात, मतलब समाज के विकास की बात करेंगे, आप नदी को बचाने की बात करेंगे, और जो बांध हम बनाने की जा रहे हैं उसमें उसका कुछ भी नहीं करना, उसको जंगल उसका है, नहर उसकी है, नहर को अपग्रेड करना है, 1 मेगावाट प्रोजेक्ट लगाना है, जमीन उसकी है, घाट जिंदा रहेंगे, नदी जिंदा रहेगी, मुर्दा घाट जिंदा रहेंगे, पानी के स्रोत जिंदा रहेंगे, और मंथली 100 लोगों का अगर उसमें शेयर धारक है तो उसको 28,000 पर मंथ मिलेगा बिना कहीं गए हुए। तो क्या बुरा है? लेकिन इस तरह की बातें कभी होती नहीं। इस तरीके की विकास की बात न तो नेता करेंगे, न यहाँ के बुद्धिजीवी करेंगे। मैं हृदय के सवाल का भी दूसरी तरीके से जवाब देना चाहता हूँ। हिमालय की प्रॉब्लम दरअसल उसका देवता होना ही है। अभी कहते हैं अजमेर के दरगाह, यहाँ तो पूरे हिमालय को खोद डाला है बॉस। उसकी प्रॉब्लम ही है, वो देवता है। हमने हिमालय को देवता तुल्य इतना बना दिया। हमको लगता है कि, और केदारनाथ की त्रासदी उस देवता होने का ही परिणाम है कि हमने उसके मंदिर की जड़ें तक खोद डाली है, हमने इतने अतिक्रमण के ताले लगा दिए हैं वहां पर हमने। तो यहाँ तो हिमालय की प्रॉब्लम बिल्कुल इसके उल्टा है, यहाँ तो देवता होना उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो 10 मिनट का वक्त बचा है। जो लोग पूछना चाहते हैं, किससे पूछना चाहते हैं बताएं, अपने को आइडेंटिफाई करें, और माइक पहुंचाने के लिए हेल्प चाहिए। और थोड़ा छोटा क्वेश्चन रखेंगे तो ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सर ये जो वहाँ मतलब कई यूरोपीय देशों से ज्यादा जमीन वहाँ बांधों के नीचे डूबी है। हमने भी शुरुआत में रूस के तर्ज पर बहुत कुछ अपनाया, कुछ अच्छा भी अपनाया, कुछ खराब भी अपनाया। तो टिहरी बांध जैसी परियोजनाएं उसी नकल का परिणाम है, जिसको कभी 2400 मेगावाट 2000 और 400 मेगावाट के तौर पर बनाने की हुई। आज तक 1000 मेगावाट से ज्यादा हुआ नहीं, और उस 1000 मेगावाट में भी कभी 750 मेगावाट से ज्यादा आपकी बिजली हुई नहीं, जब आपके सबसे ज्यादा पानी है। आपने तो मिसेस गांधी की बात की, मैं उससे आगे जाऊंगा, उनके पिताजी की बात करूंगा। नेहरू जी ने कहा था कि इफ यू हैव टू सफर, गरीबों से कहा था, इफ यू हैव टू सफर यू शुड सफर इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। नेहरू जैसे व्यक्ति ने कहा था, समझिए, वी कंप्लीटली रिजेक्ट दिस थिंग। ये आप गरीबों से ही कह सकते हो, इफ यू सफर you should suffer in the interest of the nation and we will suffer in the larger interest of the nation, you know. So अगला क्वेश्चन। और उसका नतीजा ये होता है कि 1% आबादी के हाथ में 50% संसाधन होते हैं, क्योंकि वो बाकी सफर कर रहे हैं अभी तक। नेहरू ने तो कहा था कि बांध जो विकास के पूरी नदियों को अगर वो खत्म कर, समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं। किसी एक दौर में विज्ञान की वो तरक्की नहीं थी। आज इतनी तेजी से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इतना एडवांसमेंट हो रहा है कि आप 6 महीने में 500 मेगावाट लगाते हैं, 1 साल में 1000 मेगावाट लगा देते हैं, कई सोलर पार्क आप बना रहे हैं, विंड पार्क आप बना रहे हैं। आप अपनी पूरी जो संसाधन है वहां क्यों नहीं झोंकते हैं? और क्यों आप इन जगहों को हमेशा के लिए अगले 5000 साल के लिए वीरान कर देना चाहते हैं? एक बार एक भूकंप आने की देर है, आपके तमाम बांध जो है वो ढहते हुए नजर आएंगे। आप इतने मूर्ख, इतने कम अक्ल हैं कि आप एमसीटी के ठीक ऊपर जो है बांध बनाते हैं। मींस नीचे आपकी दरार है, धरती के नीचे आपके मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, उसके ठीक ऊपर आपका एक बांध बन रहा है। ये वैज्ञानिकों ने नहीं कहा था, लेकिन ये क्योंकि ठेकेदारों और उद्योगपतियों के फायदे की बात है, इसलिए लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनियां, और हर बात में नेहरू को मिलकर करे कि इस मामले में क्या किया जा सकता है, और कोर्ट में सरकार के अटॉर्नी जनरल खुद पलट गए। फाइन, अगला क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में बहुत देर हो गई। मेरे यहाँ पे देहरादून में जी सहस्त्र धारा से 2.5 किलोमीटर ऊपर लैंडेड प्रॉपर्टी है, जहाँ पर मैं एक छोटा डैम बना के देहरादून की जो पानी समस्या है उसका निराकरण करना चाहता था। बिल्कुल। और हर साल मई जून महीने में त्राहिमाम होता है। मैंने यहाँ पे जो जल निगम है, एमडीडीए है, इन लोगों से बातचीत की कि भैया मैं ऐसा, मेरे को परमिशन दे दीजिए, मैं यहाँ पे छोटा सा एक चेक डैम बनाता हूँ और इससे पीछे पानी जो होगा वो सारा साल इस्तेमाल कीजिए। तो उन लोगों ने कहा कि ये हमारे यहाँ पर कोई स्कीम ही नहीं है।
तो क्या इस प्रकार का हम लोग नहीं कर सकते जबकि ये नदी जो है 2 किलोमीटर आगे जाके गंदे नाले में परिवर्तित हो जाती है? आपने जो काम किया वो बहुत अच्छा एक नायाब तरीका होगा, लेकिन सरकारों को और अफसरों को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपकी स्कीम उनको निकालनी पड़ेगी, फिर किसी ठेकेदार को देंगे, किसी अपने आदमी से काम करवाएंगे, उससे पैसा बनेगा। अभी इंटरेस्ट उनको इस बात में है कि इस समय कोई सरकार नहीं है, एक बस का काम चलाऊ सरकार है और अगली सरकार का इंतजार हो रहा है। इस समय देहरादून में अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप भी कर लीजिए, अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि एक सरकार तो जा रही है, दूसरी सरकार का इंतजार हो रहा है, बीच में वैक्यूम है, आप जहां चाहे जो कर लीजिए, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये है स्थिति। इसीलिए कोई भी ढंग का काम करने के रास्ते में तमाम बाधाएं आएंगी, उल्टा काम करने के लिए आपको तमाम सलाहें मिल जाएंगी। लास्ट टू क्वेश्चन, यस सर, जहाँ पे दे आर बिल्डिंग वॉल्स ऑन द रिवर बेड, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहता था कि कोई मीडिया ये रिपोर्ट क्यों नहीं करता है? लाइक नोबडी रिपोर्टेड, लोगों ने रिपोर्ट किया कि इट वाज वन ऑफ देयर एजेंडास, इट वाज ऑन देयर अपनी कैंपेन्स में भी उन्होंने बोला है कि वी आर बिल्डिंग दिस रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बट इट्स बेसिकली मतलब कि इट्स नॉट रॉकेट साइंस कि हमको ना पता चले कि वो बस अपने प्रॉफिट्स के लिए कर रहे हैं। समझ गया मैं आपके ये सवाल का मैं जवाब एक कहानी सुना के छोटी सी दे देता हूँ। प्लेन पर बनी होगी, उस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? रिस्पना नदी के किनारे जो विधानसभा आपकी बनी है वो नदी पे बनी है, वो सरकार क्या नदियों के बारे में सोचेगी? एक खेल गांव देखिए, अक्षरधाम मंदिर देखिए, सरकारें स्वीकृति देती हैं, वो उनको चिंता नहीं है, उनको अपने 5 साल की चिंता होती है और कोई नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप और हम जैसे कुछ बेवकूफ, कुछ कम अक्ल लोग आगे जाएंगे, हल्ला करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। बहुत कुछ इन लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते। नहीं, और दूसरी बात ये है कि इनको अपने बेरोजगार कार्यकर्ताओं को रोजगार चाहिए होता है, इसलिए उनको कुछ भी प्रोजेक्ट लगा देंगे विकास के नाम पर, उनका विकास करते रहेंगे और उनका बड़ा कमीशन का खेल उनका होता है। और अरविंद केजरीवाल ने भी श्री रविशंकर का समर्थन किया था यमुना के रिवर बेड पे। उन्होंने जो सच्चाई की आवाज है उसको दबा दिया जाता है, और पर्यावरण की जो दूरदर्शी परिणाम है, जो कुल मिला के साइंटिस्ट या फिर आप बुद्धिजीवी लोग जिनके द्वारा एक अच्छी तरीके से प्लानिंग हो रही है, उनको दबाया जाता है और खबरों में कुल मिला के इन चीजों को जगह नहीं मिलती। खास तौर पे इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी शामिल हैं, जो समाज का एक मुख्य हिस्सा है, क्योंकि हम लोगों को एक चमक धमक और ग्लैमर वाली खबरें चाहिए होती है। तो एक पत्रकार के तौर पे आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज को इन चीजों की तरफ समाज का रुझान बढ़ाएं और समाज को कुल मिला के इस मुख्य धारा में जो कुल मिला के जो चीजें लुप्त हो रही है, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें लुप्त होती जा रही हैं, समाज इनकी तरफ दूर होता जा रहा है, तो आप कौन से वो कदम उठाएंगे जिससे आप समाज को एक बॉन्ड की तरीके से इन चीजों की तरफ समाज का ध्यान आकर्षित करेंगे? देखिए, सीमित जगहों पर अपनी आवाज उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरह के कुछ मुद्दे कहीं जगह पा लें। दूसरी चीज कि इस सब में हर आदमी को अपना स्पेस ढूंढना होगा। आज अब छोड़ दीजिए आप मीडिया को, कोई नहीं पूछता इस मीडिया को। आपके पास फेसबुक है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास एक मोबाइल फोन है जो तस्वीरें खींच सकता है, आप खींचिए और डालिए। आपके फेसबुक में आपकी आवाज में, आपके संदेश में दम होगा तो दूर तक जाएगा। हर आदमी को ये करना पड़ेगा। आप हर आदमी अब पत्रकार है। इस भरोसे मत बैठिए कि अमर उजाला और दैनिक जागरण या हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस कुछ लिख देंगे। वो एक मंच जरूर है, लेकिन अब आपके पास एक पैरेलल बहुत ही शानदार मंच है। आपकी आवाज में, आपकी बात में दम होगा तो आपको उसके हजारों व्यूज मिलेंगे, नहीं होगा, आपको कहने का तरीका नहीं आएगा तो कम मिलेंगे। तो अब आप हर आदमी की आवाज में असर आ सकता है, उसके पास मंच है। तो भूल जाइए आप प्रेस वालों को, भूल जाइए हम जैसे पत्रकारों को। आप खुद भी एक पत्रकार कर सकते हैं इसको। और हम जैसे जो कुछ कहीं कोने कोने में बैठे हुए हैं, जिनको कभी कोई नक्सली कह देता है, कोई वामपंथी कह देता है, कोई कुछ कह देता है, वो भी अपना कुछ ना कुछ करते रहेंगे। दूसरा सवाल है कि कई गांव की, जहां से मैं एक राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ हूं अपने क्षेत्र सहसपुर से, वहाँ कई गांव ऐसे हैं कि पूरे का पूरा गांव खनन की आर्थिकी से जुड़ा हुआ है और उनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, और पूरा क्षेत्र, पूरा गांव खनन से जुड़ा हुआ वो गांव है। तो उनके लिए क्या, क्योंकि सरकार खनन नीति अलग है और सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है। अब वो गांव वाले न पढ़े हैं न लिखे हैं, उनका पूरा जीवन जो है बच्चे से लेके और बूढ़े तक केवल खनन पर ही टिके हुए हैं। उनके लिए क्या जवाब? सर कि हमने वैकल्पिक उसको विकास के साधन नहीं दिए।
हम अब भी वो विकल्प तैयार नहीं कर रहे हैं। उसको हमेशा कोयला मजदूर रह जाना पड़ेगा, उसको हमेशा जो है एक इस तरह का मजदूर होना होगा जो बहुत ही कम वो करेगा। तो खनन का ही काम है, इसलिए वो खनन ही करता रहे और उससे नुकसान होता रहे। एक तो ये कोई मेरे को लगता है रैशनल नहीं है उसके पीछे। दूसरा, आपने कहा कि विंड एनर्जी से नुकसान होता है, ऐसी कोई वैज्ञानिक स्टडी नहीं है जो ये कहे कि विंड एनर्जी से इस तरह का। अगर आप फूलों की घाटी में क्यों लगाएंगे विंड मिल्स? आपके पास विंड मिल्स लगाने को नहीं, आपके पास विंड मिल्स लगाने को इस हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इलाका पड़ा, आपके पास पूरा समुद्र है, आपके पास बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर आप जो है सोलर पैनल लगा सकते हैं। आपका लद्दाख सबसे ज्यादा वहां पर अगर सोलर इंटेंसिटी अगर आप देखेंगे सूरज की सौर ऊर्जा की लद्दाख में होती है। 5000 मेगावाट का एक प्लांट वहां बनना था, पिछले कुछ साल से लगातार पड़ा हुआ। विंड एनर्जी क्यों लगाएंगे जो इतना सेंसिटिव जोन है? वहां तो हमें 2 कदम भी तेज नहीं चलना चाहिए। वहां तो हमारे को कोई इस तरह का विकास का कुछ जगह तो हमेशा विकास से दूरी रहनी चाहिए। और जहां तक विंड का है, आप देखिए तमाम सदर्न स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, तमाम उनके समुद्र किनारों में जबरदस्त चल रहे हैं। और आइनॉक्स जैसी, सुजलॉन जैसी तमाम कंपनियां हैं जो 6-6 महीने 7 साल भर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तैयार कर रही हैं। तो हम वहां क्यों नहीं कुछ इनोवेशन लाते हैं? वहां क्यों नहीं कुछ सब्सिडी देते हैं? हम सब्सिडी सिर्फ कोयला फूकने पर ही क्यों दे रहे हैं? सिर्फ केरोसिन फूकने पर ही क्यों दे रहे हैं? आखिर में बस क्लोजिंग कमेंट यही करूंगा कि इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा असेट है। अगर हम ये सोचते हैं कि फूलों की घाटी को बचाना जरूरी है तो इसीलिए सोचते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यू कैन नॉट ड्राइव ए एसयूवी विदाउट इनहेलिंग ऑक्सीजन। जब तक आप ऑक्सीजन आपके लिए नहीं होगी पूना के पास, तो उस वक्त भी एनर्जी के संसाधन थे, लेकिन हम एक के बाद एक बात बनाते गए और आज हमने उस नैरेटिव को खड़ा कर दिया जिसके आगे हमसे पूछा जाता है अच्छा ये नहीं तो फिर हम क्या करें। और ये बहुत ही खतरनाक नैरेटिव है मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम लोग पर्यावरण की बात करते हैं तो जंगल की बात महत्वपूर्ण है और जंगल से जुड़ा समुदाय को बचाने की बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम पहाड़ के गांव खाली हो गए तो आज जंगल भी बहुत बड़े स्तर पर जल रहे हैं। इससे पहले कभी हेलीकॉप्टर जो है गुजारने नहीं आया था। बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपको जंगल बचाना है तो वहां का समुदाय के विकास के बारे में आपको नई तरीके से परिभाषा करनी होगी। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समय जंगल जलने का नहीं है। आजकल जंगल जलने की कोई वजह नहीं है, लेकिन ठीक ग्लेशियर्स के नीचे इस समय जंगल जल रहे हैं। जंगल क्यों जल रहे हैं? क्योंकि एक पूरे माफिया को अभी अप्रैल और मई में वहां से यारसा गुम्बा निकालना है, कीड़ा जड़ी निकालनी है। जो वहां पर करोड़ों अरबों रुपए का सौदा हो गया है, जिस पर सरकार को कुछ खास मिलता नहीं है, जिस पर बाहर से दूर इलाकों से आने वाले जो माफिया उसका कब्जा है, उनको मालूम है जितना जल्दी ऊपर ग्लेशियर की बर्फ पिघलेगी उतनी जल्दी हम यारसा गुम्बा को निकाल पाएंगे। और यारसा गुम्बा एक तरह का एफ्रोडिजिक है, एक तरह की दवा कह सकते हैं उसको। तमाम तरह की जो शक्तिवर्धक दवाएं होती हैं और चीन जैसे देशों में उसकी भारी खपत है, फिर उसके बाद दूसरे देशों में, और बहुत महंगी बिकती है। उसको निकालना ही चाहिए, लेकिन समस्या ये हो गई कि सरकार ने वहां से आंखें मूंदी हैं जहां से अरबों रुपए का यारसा गुम्बा निकलना है। लेकिन सरकार चाहे तो उसको रेगुलेट करे, अपने भी जेब में उसके कुछ रेवेन्यू आएगा और लोगों को भी फायदा होगा। फायदा अभी सारा का सारा माफिया ले जा रहा है, इसलिए वो अभी वो जंगल जला रहा है। और मैं इस शब्द से खत्म करना चाहता हूँ कि जैसे आग लगने की उन्होंने बात की कि हिमालय का पत्ता पत्ता क्यों डरा होता है, पेड़ का खून हरा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए, हमें झेलने के लिए। Thank you, Mr. Joshi. I now request Mr. Prashant Chauhan to present a memento to our guest speakers and our moderator. Mr. Lakshmi Pant. Mr. Trepan Singh Chauhan. Mr. Sushil Bahuguna and Mr. Hridesh Joshi. अरे यार ये फोटो वाला आपके साथ क्या कोई पीछे करा दो ये ना
Thank you, everyone. चलो बोलो उनको। के रूप में चलाया था, अभी खेरी जिले में 2 साल से चला रहे हैं। इसको हमारी पूरी उत्तराखंड की। और देखिए, एक घसियारी मनी बैंक से लेकर तमाम लोग उसको 10 हज़ार तक लोन नहीं देती, जब वो 1 लाख जीत के उसकी जिंदगी में थोड़ा Our moderator for the next session, से फिर हम इसको आगे Love is in the Air, और ये पूरा पॉलिटिकल काम है। is Dr. Ruby Gupta. इनके विकास के लिए स्पष्ट An eminent educationer and author, Dr. Ruby Gupta was initially a student of science who later switched to creative writing, dabbled in journalism, went on to acquire 2 gold medals for English literature,